नमस्ते, स्टार्ट करते हैं हम। बहुत-बहुत शुक्रिया जिन लोग ने भी जॉइन किया है ज़ूम पे और यूट्यूब लाइव से जो देख रहे हैं, सबको बहुत-बहुत नमस्ते। मैं अभिनव हूँ। ये पावर ऑफ नाउ बुक है जिसका आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे और चैप्टर 1 टू 5 का रिकॉर्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। ये जो चैप्टर है चैप्टर 6 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इस चैप्टर का टाइटल है इनर बॉडी, ठीक है? तो इसमें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसको पढ़ता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या फिर रिएक्शंस टैब यूज कर सकते हैं, ठीक है? आई होप आपको आवाज आ रही होगी मेरी। ओके, सो आई विल स्टार्ट, राइट? सो इसमें बोला है कि क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछ रहा है कि यू स्पोक अर्लियर, आपने पहले बोला था इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग डीप रूट्स, मतलब अंदर एक जड़, अपने अंदर एक जड़ होने की जरूरत आपने बताई थी, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं क्या? और तो एखार्ट बोलते हैं कि द बॉडी कैन बिकम अ पॉइंट ऑफ एक्सेस इनटू द रेलम ऑफ बीइंग, मतलब बीइंग या गॉड जिसको भी हम बोलते हैं, एनलाइटनमेंट। तो बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी, दैट कैन बी अ गेटवे, एक पाथ, उस बीइंग को एक्सेस करने का एक जरिया हो सकता है। जैसे हमने पिछले वीडियोस में, पिछले चैप्टर्स में एकार्ट ने कैसे बोला था, जैसे साइलेंस है, ठीक है? साइलेंस इज वन ऑफ द वेज यू कैन एक्सेस बीइंग, ठीक है? दो वर्ड्स के बीच में अगर आप साइलेंस पे ध्यान दो तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर प्रेजेंस आती है। उसी तरह इस यहाँ पे हम समझेंगे कि बीइंग के किस तरह से अपना बॉडी, किस तरह से एक हम बॉडी को यूज कर सकते हैं एनलाइटन होने के लिए, ठीक है? तो क्वेश्चन है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या बोलना चाहते हो बाय बीइंग, ठीक है? तो बीइंग का डेफिनेशन तो एकार्ट ने ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, जो प्रेजेंस, बीइंग, अवेयरनेस, हायर इंटेलिजेंस, गॉड। एकार्ट गॉड का वर्ड यूज नहीं करते, वो बीइंग वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे एकार्ट बोलते हैं वाटर, वाटर को आप किस तरह से समझते हो, ठीक है? वाटर को आप समझते नहीं हो, आप पानी पीते हो तो आपको पता है पानी क्या होता है। उसी तरह से जब आपको बीइंग या उस अवेयरनेस का ग्लिम्स आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको वर्ड समझने की जरूरत नहीं रहती। इसलिए कई लोग ये बुक को नहीं समझ पाते, ठीक है? इस बुक को वो इसलिए समझ नहीं पाते बिकॉज उन्होंने उस बीइंग का ग्लिम्स नहीं हुआ है उनको, ठीक है? वो अभी भी कॉन्सेप्ट लेवल पे समझते हैं कि ये पावर ऑफ नाउ क्या है, ये नाउ क्या है। लेकिन आपको अगर थोड़ा सा भी ग्लिम्स आ गया है उसका तो आपको फिर वर्ड की डेफिनेशन की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है? फाइंडिंग योर इनविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल रियलिटी में एकार्ट का क्वेश्चन है यूजर का। यू सेड दैट द आइडेंटिफिकेशन विद आवर फिजिकल फॉर्म इज पार्ट ऑफ द इल्यूजन। हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है हमारे फिजिकल फॉर्म के साथ, वो एक इल्यूजन का हिस्सा है। तो किस तरह से अगर वो हमारा फिजिकल फॉर्म, ये बॉडी जो है, ये अगर इल्यूजन का हिस्सा है तो ये बॉडी हमको किस तरह से फ्री होने में हेल्प करती है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है जिसने भी पूछा है ये, है ना? कि हम बोलते हैं कि ये सब जो हम देख रहे हैं ये सब माइंड है, ठीक है? तो ये किस तरह से आपको फ्री करने में हेल्प कर सकती है, ठीक है? बिकॉज भगवान जो है, एनलाइटनमेंट, रियलाइजेशन, अवेयरनेस, वो सब तो इनसे परे है। तो तो इसमें जो एखार्ट बोलते हैं, आप सुनिए उसको। द बॉडी दैट यू कैन सी एंड टच कैन नॉट टेक यू इनटू बीइंग। जिस बॉडी को आप देख सकते हो, सुन सकते हो, टच कर सकते हो, वो आपको बीइंग की तरफ नहीं ले जा सकती। जो विजिबल या टैंजिबल बॉडी है, जो आपको बाहर ये बॉडी दिख रही है, ये तो एक आउटर शेल है, ठीक है? ये एक लिमिटेड डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ डीपर रियलिटी है। ये बॉडी क्या है? मेरे माइंड का एक प्रोजेक्शन है, मेरे माइंड की एक मेमोरी, मेरे सबकॉन्शियस की मेमोरी है, जो ये बॉडी मुझे दिख रही है या मेरे को सामने वाले की बॉडी दिख रही है, ठीक है? तो लोग किस तरह बॉडी में अटक जाते हैं, दूसरों की खूबसूरती में, ब्यूटी में अटक जाते हैं, तो वो सिर्फ आउटर शेल में अटक गए, उस मेमोरी में अटक गए। तो एखार्ट बोलते हैं, इन योर नेचुरल स्टेट ऑफ कनेक्टेडनेस विद बीइंग, दिस डीपर रियलिटी कैन बी फेल्ट एवरी मोमेंट एज द इनविजिबल इनर बॉडी, ठीक है? तभी इसका टाइटल है इनर बॉडी, द एनिमेटिंग प्रेजेंस विद इन यू। सो टू इनहेबिट योर बॉडी इज टू फील द बॉडी फ्रॉम विद इन, टू फील द लाइफ इनसाइड द बॉडी एंड देयर बाय कम टू नो दैट यू आर बियॉन्ड द आउटर फॉर्म। मतलब आपको क्या करना है कि आपको जो इनर बॉडी है, ठीक है, ये तो आउटर शेल है। ऐसा सोचो कि एक, जैसे सैक रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, बोरी, बोरी। तो ये बॉडी जो बाहर का ये आउटर शेल है, ये तो बोरी है। अंदर का जो है वो इनविजिबल बॉडी है, उस पे अपने को अपना ध्यान केंद्रित करना है। इसके लिए मैंने अपने लाइट हाउस सोल्स ग्रुप पे मैंने एक मेडिटेशन डाला था, बॉडी स्कैन मेडिटेशन, जॉन कवाट जिन,
जो माइंडफुलनेस के जो फाउंडर बोले जाते हैं, बहुत ब्यूटीफुल, वो एक्चुअली सबसे बेस्ट मेडिटेशन था। तो अगर आपने वो किया हो तो आपको समझ में आएगा कि इनर बॉडी क्या है, ठीक है? ये अगर आप बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस देखोगे तो उसमें भी सबसे ज़्यादा कोर है, ये बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस का भी कोर है कि आप अपने बॉडी के थ्रू आप निकलते हो बाहर। मतलब आप एनलाइटनमेंट आप अपनी बॉडी के अंदर से थ्रू योर बॉडी, इट्स नॉट आउट ऑफ बॉडी, ठीक है? इस पे भी एकार्ट अभी आगे बोलेंगे। तो अगर आपने वो मेडिटेशन नहीं किया है, तो आप वो मेडिटेशन करो। और भी एक्चुअली बॉडी स्कैन मेडिटेशन आप टाइप कर लो, जो आप यूट्यूब लाइव से देख रहे हैं। बॉडी स्कैन मेडिटेशन आप यूट्यूब पे टाइप करो, और वो बॉडी स्कैन मेडिटेशन 15 मिनट के मिलेंगे, 10 मिनट के मिलेंगे। कोई भी आप एक पकड़ लो, और उसमें उसमें आपको करना क्या है, जैसे हमारे हिंदी हिंदी सिस्टम, इंडियन सिस्टम में क्या कॉन्सेप्ट है, योग निद्रा का कॉन्सेप्ट है, वो सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है? उसमें जैसे योग निद्रा में जनरली हम ऊपर से नीचे जाते हैं, उसमें आप नीचे से ऊपर जाते हो। मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं है, आप ऊपर से नीचे भी कर सकते हो। आपको बेसिकली एक बॉडी पार्ट पे, जैसे हाथ पे अपनी ध्यान है, तो आपको हाथ के अंदर, आपको हाथ, जो बॉडी है उसकी इनर बॉडी को फील करना है। जो सेंसेशंस हो रहे हैं, देखिए, जो भी हमारा स्ट्रेस, हमारी एंजाइटी होती है, वो कहाँ, कहीं ना कहीं हमारे इमोशन के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर होकर रह जाता है। तो आप जितना उसको सेंस करोगे, तो इनिशियली आपको सेंसेशंस फील होते हैं। तो बेसिकली जितना आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, उस सेंसेशन में जाना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करो, तो वो सेंसेशंस क्लियर होते हैं, ठीक है? तो हम ये सारे जो स्ट्रेस, एंजाइटी अपने बॉडी के अंदर इकट्ठा करके रखते हैं, जो बाद में नी पेन हो जाता है, शोल्डर पेन हो जाता है, नेक पेन हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि जो लोग दुनिया को सब सब कुछ प्रॉब्लम्स को अपना भार समझते हैं लाइफ में, कि मेरे मेरे पे ही पूरा भार है पूरी, तो उनको आगे जाके नेक पेन, शोल्डर पेन होने लगता है, ठीक है? वैसे ही नी पेन, नी में अगर आपने, अगर स्ट्रेस बहुत है लाइफ में, तो कई लोग उसको नी में स्टोर करके रखते हैं, और फिर वो नी पेन की तरह मेटेरियलाइज होता है। तो इसमें आपको हर बॉडी पे धीरे धीरे जेंटल, और देखिए बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस जो रहती है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लविंग काइंडनेस का कॉन्सेप्ट, कि आप जिस भी बॉडी पार्ट पे आप ध्यान लेके जाओगे ना, तो आपको एक लविंग काइंडनेस रखना है, ठीक है? एक काइंडनेस के साथ, कंपैशन के साथ उसको देखना है, उस बॉडी पार्ट को, ठीक है? तो आप धीरे-धीरे, ये एक मेडिटेशन रहता है, ठीक है? तो अभी इसमें एकार्ट आगे बोलते हैं, टू बिकम कॉन्शियस ऑफ बीइंग यू नीड टू रिक्लेम कॉन्शियसनेस फ्रॉम द माइंड, ठीक है? सिंपल सिंपल प्रोसेस है, इसको प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। अगर आपको, देखिए, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम सबका प्रॉब्लम क्या है, कि हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस है, हमारी जो भी अवेयरनेस है हमारे अंदर, हम भगवान का ही एक प्रतिरूप है। हमारी अवेयरनेस का हम जो प्रॉब्लम क्या क्रिएट करते हैं, हम माइंड के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो कॉन्शियसनेस, इतनी सारी कॉन्शियसनेस मेरे पास है, वो मेरी पूरी उस माइंड के को मैं दे देता हूँ, ठीक है? मतलब कि किसी दूसरे पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया है, मेरी लाइफ की सिचुएशन इतनी बेकार है, तो मैंने वो कॉन्शियसनेस अपनी ली और उसको दे दी। अभी मुझे क्या करना है, मुझे वो कॉन्शियसनेस जो मैंने दूसरे को दे के रखी है, उस पैटर्न को दे के रखी है, जिससे मैंने एक अपना सेल्फ क्रिएट करके रखा है, उससे मुझे वो कॉन्शियसनेस वापस लेनी है, ठीक है? जितना मैं उस कॉन्शियसनेस को वापस लेते जाऊँगा, उतना मेरी लाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है? आई विल स्टार्ट टू अवेकन, ठीक है? तो इसमें एकार्ट क्या बोलते हैं? टू बिकम कॉन्शियस ऑफ बीइंग, you need to reclaim the to become conscious of being, you need to reclaim consciousness from the mind. This is one of the most essential tasks of your spiritual journey. आपके spiritual journey का सबसे essential task है कि आप वो कॉन्शियसनेस को वापस क्लेम कर लो, ठीक है? इट विल फ्री वास्ट अमाउंट ऑफ कॉन्शियसनेस दैट प्रीवियसली हैज बीन ट्रैप्ड इन यूजलेस एंड कंपल्सिव थिंकिंग, ठीक है? तो ये जो यूजलेस थिंकिंग मैं आज तक अपनी लाइफ में करते आया हूँ, कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम, मेरे इसने ऐसा किया, रिलेटिव ने मुझे प्रॉब्लम दिया, ये सारी जो कॉन्शियसनेस में मैंने खर्च करते गया, मैं अपनी प्रेशियस कॉन्शियसनेस को, अब मुझे उसको रिक्लेम करना है, वापस अपने अंदर लेना है, ठीक है? बिकॉज देखो, मैं कॉन्सेप्ट समझ आता हूँ इसको, अगर मैं हीलर भी हूँ, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप अपनी लाइट को होल्ड नहीं कर पाओगे ना, आप अपने अंदर अपनी लाइट को होल्ड नहीं कर पाओगे, तो आप दूसरे को हील नहीं कर सकते, ठीक है? जैसे हम रेकी हीलिंग में बोलते हैं, आपके अंदर वो कैपेसिटी अगर हील करने की तब आती है, जब आप अपनी लाइट को होल्ड करने की कैपेसिटी डेवलप करते हो। इसलिए हम जैसे रेकी में भी बोलते हैं, जस्ट आपने रेकी सीख ली तो आप लोगों को हीलिंग करना स्टार्ट मत करो। पहले अपने को स्पिरिचुअली ग्रो करो, ताकि आप उतनी लाइट इकट्ठी करो। देन यू कैन, देन ऑटोमैटिकली इट्स अ बाय प्रोडक्ट, कि ऑटोमेटिकली आपकी प्रेजेंस से लोग हील होने लगेंगे। वेरी अच्छा, अब एकार्ट आगे बोलते हैं, अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग दिस इज सिंपली टू टेक द फोकस ऑफ योर अटेंशन अवे फ्रॉम थिंकिंग। थैंक यू शारदा जी।
अपनी फोकस ऑफ अटेंशन को थिंकिंग से बाहर निकाल दें। नए यूजर कोई ज्वाइन हुए हैं, मैं वापस रिपीट करता हूँ, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन या रिफ्लेक्शन हो तो आप रेज हैंड कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। फील फ्री टू शेयर एनीथिंग यू वांट टू, ठीक है। An effective way of doing this is to simply take the focus of your attention away from thinking and direct it into the body, ठीक है, where the being can be felt in the first instance as the invisible energy field that gives life to what you perceive as the physical body, ठीक है। सिंपल है कॉन्सेप्ट। जहां बाहर आप अटेंशन दे रहे थे, वो अटेंशन आपको अपने अंदर रखना है, ठीक है। कैसे करेंगे वो प्रैक्टिकल वे में एकार्ड इसमें बताएंगे आगे। अच्छा, अभी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज एकार्ड बता रहे हैं, ट्राई कीजिए। आप अपनी आंखों को क्लोज कर सकते हैं इस प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। लेटर ऑन जब आपका, पहले सुन लीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपको अभी आंखें बंद करके रखना है। मैं जस्ट ये पढ़ के बता रहा हूँ जो एकार्ड ने एक्सरसाइज दी है। आई थिंक म्यूट कर देता हूँ। ओके, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू क्लोज योर आईज। बाद में जब आपका ये प्रैक्टिस स्ट्रांग होते जाएगा, उतने आपको आंखें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको अपने बॉडी के वेरियस बॉडी पार्ट्स में अपना अटेंशन लेके जाना है, जैसे कि हाथ हो गए, आर्म्स हो गए, लेग हो गया, फीट हो गया, ठीक है। अब्डोमेन, जो मैंने बॉडी स्कैन मेडिटेशन आपको बोला था कि करने के लिए, वो बॉडी स्कैन आप मेडिटेशन करो। अब आप जब बॉडी स्कैन मेडिटेशन कर रहे हो तो आपको एक सटल एनर्जी फील्ड परसीव हो रहा है क्या, ठीक है। एक सटल एनर्जी फील्ड, कोई टिंगलिंग हो सकता है, कोई सेंसेशन हो सकता है, ठीक है। फिर आप उस पूरे, एक तो है कि आप सिर्फ हाथ पे अपना ध्यान लेके जाओ, एक होता है आप पूरे अपने बॉडी को एक सिंगल एनर्जी फील्ड जैसा फील करो, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हो क्या, कीप फोकसिंग ऑन योर फीलिंग, ठीक है। जितना आपकी फीलिंग पे आप फोकस कर सको उतना अच्छा है। सोचो मत, डोंट थिंक अबाउट इट कि ये सेंसेशन कहाँ से आया है, ये सेंसेशन वैलिड है नहीं, मैं अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा हूँ ये सब करने के, वो थिंकिंग में मत जाओ। सिर्फ अपनी फीलिंग के साथ लगे रहो। जब द मोर अटेंशन यू गिव इट, द क्लियरर एंड स्ट्रॉन्गर दिस फीलिंग विल बिकम। इसलिए कोई भी मेडिटेशन, कोई भी प्रैक्टिस हम करते हैं, इट विल टेक टाइम, बिकॉज आप बहुत सारे पैटर्न्स को तोड़ रहे हो, ठीक है। तो एक दिन की बात नहीं है, थोड़ा आपको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। मैं बहुत शॉर्टली, मैं एक ना 21 डेज या मैं एक सोच रहा हूँ, एक मेडिटेशन हम लोग माइंडफुलनेस का वर्कशॉप करेंगे। तो हम लोग डेली 15 मिनट्स हम लोग मेडिटेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना इनर लाइट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। द मोर अटेंशन यू गिव इट, द क्लियर एंड स्ट्रॉन्गर दिस फीलिंग विल बिकम। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी सारी सेल्स एक बाय एक, सारी सेल्स जाग रही है। आपका एक स्ट्रॉन्गर विजुअल सेंस, अब जैसे हर एक का अपना सेंस रहता है, किसी का विजुअल सेंस ज्यादा रहता है, किसी का फीलिंग सेंस रहता है। जैसे मेरा फीलिंग सेंस बहुत अच्छा है। कोई क्लेयरवॉयंट्स होते हैं, उनको देखने का मतलब फीलिंग्स, उनको विजुअल विजुअल होता है, कुछ क्लियर ऑडियंट होते हैं, उनको सुनाई देता है, ठीक है। तो जो आपका सेंस है वो स्ट्रांग होते जाएगा। लेकिन उस सेंस पे मत जाइए, उस फीलिंग पे के साथ रहिए, ठीक है। पे मोर अटेंशन टू द फीलिंग। एनी इमेज, नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल और पावरफुल, इज ऑलरेडी डिफाइंड इन फॉर्म, सो देयर इज लेस स्कोप फॉर, मतलब अगर आप इमेज में अटक के रह जाते हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए आपको उस फीलिंग के साथ रहना है। तो ये एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, प्रैक्टिकल 10-15 मिनट का कोई मेडिटेशन कर सकते हैं आप, बहुत पावरफुल है ये, अगर आप इसको रेगुलरली करें तो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक कार्ड बोलते हैं, अगर आप शुरू में आपको बहुत ज़्यादा कुछ फीलिंग नहीं आती तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपको एक थोड़ी-सी भी फीलिंग आती है तभी भी चलेगा, ठीक है। कई लोगों को एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में गुस्सा, अलग-अलग ऐसे एंगर फीलिंग्स आ सकते हैं, सेल्फ पिटी आ सकती है। वो बेसिकली क्या हुए, वो सारे इमोशंस वहाँ उन्होंने स्टोर करके रखे थे। तो जहाँ अटेंशन, देखिए, मैं अपने लाइफ में पूरा-पूरा लाइफ निकाल दिया और मैंने अपने लाइफ में अपने बॉडी की तरफ ध्यान नहीं डाला, ठीक है। मैं पूरी लाइफ अपने बाहर देखता रहा। लेकिन एक टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी बॉडी पे अटेंशन डालूँगा। तो क्या, जितना मैं बाहर देखते गया, लोगों को ब्लेम करते गया, ठीक है, तो उतना मेरे बॉडी के अंदर वो इमोशन, देखो, जो भी है एनर्जी क्रिएट हो गई। वो एनर्जी कहीं न कहीं आपके स्टोर तो हो जाती है। तो अब जब मैं रियलाइज़ करता हूँ कि भाई मुझे अब उसको फ्री करना है, तो मैं जैसे-जैसे अंदर अपने जाता हूँ, तो मुझे पता चलता है, अरे इस बॉडी पार्ट में मैंने इतनी सारी मेरी एनर्जी स्टोर करके रखी थी। और जैसे मैं उस पे अपनी लाइट, एक टॉर्च, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, एक टॉर्च जब मैं उस पे डालता हूँ, तो उस लाइट से वो सारी डार्कनेस वो सब खत्म हो जाती है, ठीक है? वो सारे पैटर्न्स रिलीज़ हो जाते हैं। तो इसमें एकार्ट आगे बोलते हैं, अ
कीप सम अटेंशन ऑन द इनर एनर्जी फील्ड ऑफ द बॉडी इवन एज यू लुक अराउंड द रूम। मतलब जब आप आंखें खोलते हो मेडिटेशन से बाहर, ठीक है, मेडिटेशन हम जैसे सपोज दिन में 15 मिनट 20 मिनट करा, लेकिन हम ड्यूरिंग द डे भी एक बोलते हैं कि अपना एनर्जी अंदर रखते जाओ, थोड़ी एनर्जी अपने अंदर के एनर्जी फील्ड पे भी रखते जाओ। इनर बॉडी लाइज एट द थ्रेशोल्ड बिटवीन योर फॉर्म आइडेंटिटी एंड योर एसेंस आइडेंटिटी। मतलब ये जो आपकी जो इनर बॉडी है, ये एक गेटवे है। मतलब ये कनेक्ट करती है आपकी इस ग्रॉस आइडेंटिटी से जो हम जी रहे हैं, ठीक है, और एसेंस आइडेंटिटी जो हमारी अल्टीमेट आइडेंटिटी है, जो गॉड, डिवाइन इंटेलिजेंस, जो भी आप बोलते हो, ये उसका कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। तो वो आप ध्यान में रख सकते हो, जितना आप इससे टच में रहोगे उतना आप उस डिवाइन इंटेलिजेंस से टच में आते रहोगे, ठीक है। नेवर लूज टच विद इट। अच्छा, अब यहाँ पे एकार्ट एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बता रहे हैं कि बहुत सारे रिलीजन्स जो हैं, वर्ल्ड के रिलीजन्स हैं, उन्होंने दे हैव कंडेम्ड, मतलब बॉडी को बुरा बोला है या बॉडी को डिनाई किया है, ठीक है। इट सीम्स दैट बहुत स्पिरिचुअल सीकर्स ने हमेशा बॉडी को एक हिंड्रेंस माना है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। तो एकार्ट का इसमें जवाब ये है कि ऐसा क्यों होता है कि बहुत कम सीकर्स ही फाइंडर्स फाइंडर्स बनते हैं, मतलब बहुत कम सीकर्स को एनलाइटनमेंट क्यों मिलता है। तो एकार्ट बोलते हैं कि एक्चुअली रिलीजन्स जो हैं, when religions arose, this dissociation become even more pronounced as you are not your body. एक्चुअली एकार्ट बोलते हैं जब जो एडम और ईव के टाइम से जो एक दे फाउंड देमसेल्व्स नेकेड, एंड जो उन्होंने अपने बॉडी को शेम करना स्टार्ट किया, वो धीरे धीरे सारे कल्चर मतलब आता गया। और कल्चर हमारा ऐसा है कि हम लोग बॉडी को रिस्पेक्ट नहीं करते, हम लोग एक्चुअली बॉडी को क्या बोलते हैं कि एक बॉडी शेम करते हैं या फिर बॉडी को रिस्पेक्ट नहीं देते जो उसको जो बॉडी डिजर्व करती है। देखिए, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो एक टेम्पल की तरह है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी इज दैट गेटवे जहां से आप अगर अ, आपको मुक्ति पानी है तो इस बॉडी, क्यों हम इस बॉडी चुनी हमने, ठीक है, बिकॉज ये बॉडी ही एक व्हीकल है जिससे हम रिलेशनशिप्स में एंगेज होते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, एक्सपीरियंसेस देते हैं, उससे हम ग्रोथ करते हैं। इसलिए बोलते हैं सुइसाइड कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेरा यूट्यूब पे भी वीडियो है, मैंने अपना पास्ट लाइफ का एक सुइसाइड का एक्सपीरियंस बताया है, और मैं एक्चुअली जो मैंने रिसर्च किया पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कि सुइसाइड कभी क्यों नहीं करना चाहिए, उस पे भी, वो भी आप मेरा यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इट्स लाइक आपने बॉडी आपकी थी तो आप चलो आप सब प्रॉब्लम्स झेल रहे थे। जब सुसाइड करता है इंसान तो एक्चुअली वासनाएं वो की वो रहती है और उसके पास बॉडी भी नहीं रहती उसको अपने आप को हील करने की। आप जब बॉडी में हो तो आप अपनी हीलिंग कर सकते हो। जब एक इंसान अगर सुसाइड करता है तो कितने साल साल दर साल भटकता है, बिकॉज न उसके पास बॉडी रहती है, प्लस उसने अपने लिए बहुत सारा कर्म इकट्ठा कर लिया, उसने अपना जो डिवाइन ऑर्डर ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो इसलिए बॉडी को हमको रिस्पेक्ट करना है। एकार्ट बोलते हैं कि बहुत सारे रिलीजन्स में बॉडी पे पेन इन्फ्लिक्ट करते हैं, बॉडी को पेन दिया जाता है, ठीक है, इन एन अटेम्प्ट टू वीकन इट और पनिश इट। उस बॉडी को कमजोर करने का कोशिश किया जाता है, पनिश करने का कोशिश किया जाता है। इवन बुद्धा का, अगर मैंने जैसे अगर आप एक बुक बहुत प्यारी बुक है, ओल्ड पाथ व्हाइट क्लाउड्स बाय थिक नट हान, वो एक बुक पूरा बुद्धा की लाइफ पे है। तो बुद्धा ने भी इनिशियल 6 इयर्स उन्होंने जब प्रैक्टिस स्टार्ट की, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जब 29 ईयर्स की एज में उन्होंने घर छोड़ दिया था, तो उन्होंने अपने बॉडी को बहुत कष्ट दिया फास्टिंग वगैरह करके, एंड देन ही रियलाइज्ड कि उन्होंने बहुत गलत किया है। बॉडी को कष्ट देके आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो बहुत डिटेल में वो टॉपिक है, मैं कभी उस बुक का रिव्यू करूंगा तो देन विल पिक अप। सो इसमें खट यही बोल रहे हैं कि बुद्धा इज सेड टू हैव प्रैक्टिस बॉडी डिनायल थ्रू फास्टिंग and extreme forms of asceticism for 6 years, but he did not attain enlightenment until after he had given up this practice. जब उन्होंने वो प्रैक्टिस छोड़ी तब उनको एनलाइटनमेंट मिला, ठीक है। तो एकार्ट इसमें ये बोल रहे हैं कि कोई भी पर्सन आप अपने बॉडी के साथ फाइट करके या अपने बॉडी को डिनाई करके या एक आउट ऑफ बॉडी, कई लोग क्या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस में बहुत जाते हैं, ठीक है, एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं, उनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस चाहिए। तो एकार्ट बोलते हैं कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस क्या करेगा, आपको थोड़ा सा एक मोमेंटरी प्लेजर देगा, आपको एक अपनी अपनी एक लार्जर आइडेंटिटी पता चलेगी, लेकिन वो आपको कंप्लीटली फ्री नहीं कर पाएगा, एनलाइटनमेंट नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। ये एक्सपीरियंसेस फैसिनेटिंग रहते हैं, आपको एक लिबरेशन का थोड़ा सा एक ग्लिम्स मिलता है, बट अंत में तो आपको उसी बॉडी में वापस आना है और इसी बॉडी में आपको वो इनर वर्क करना है, अपना एसेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन का काम करना है। एकार्ट बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इज थ्रू द बॉडी नॉट अवे फ्रॉम इट, दैट इज व्हाई नो ट्रू मास्टर, कोई भी सच्चा गुरु जो होता है वो कभी ये एडवोकेट नहीं करेगा फाइटिंग द बॉडी और लिविंग द बॉडी।
बॉडी लीव करने के लिए भी कोई मास्टर नहीं बोलेगा, फाइट करने के लिए भी कोई मास्टर नहीं बोलेगा। ऑल्दो उनके जो फॉलोअर्स जो रहते हैं ना, जो माइंड से काम करते हैं, जो अभी भी उस माइंड में फंसे हैं, वो इन सब चीजों को एडवोकेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, किसी ने पूछा कि क्या हम जो लॉस्ट टीचिंग्स है, बॉडी का जो सिग्निफिकेंस है, उसका जो टीचिंग्स हम भूल गए हैं, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें क्या? तो एकार्ट बोलते हैं, देखो उसकी कोई जरूरत नहीं है। और जो सारी स्पिरिचुअल टीचिंग्स है वो सब एक ही सोर्स से आई है। एक ही मास्टर है जो अलग अलग मास्टर्स में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो एकार्ट बोलते हैं कि मैं एक मास्टर हूँ, उसी तरह से आप जो सुन रहे हो आप भी एक मास्टर हो, और आप भी अपनी सोर्स को एक्सेस कर सकते हो। तो एकार्ट बोलते हैं कि आप आप सिर्फ अपने अंदर के सोर्स पे फोकस करो। ठीक है। वो कौन से टीचिंग्स है जो लॉस्ट हो गई है, उस सब पे मत जाओ। एकार्ट बोलते हैं, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन ऑफ द ट्रूथ दैट इज हिडन विद इन योर बॉडी, बट आई विल समराइज फॉर यू। मैं वापस से समराइज करता हूँ अगेन द लॉस्ट टीचिंग्स ऑफ द मास्टर्स। एकार्ट बोलते हैं, जो भी वर्ड्स हम बोलते हैं ना, वो ट्रूथ नहीं होता। जैसे मैं अभी जो बोल रहा हूँ, ये ट्रूथ नहीं है। जो वर्ड्स होते हैं वो सिर्फ उस ट्रूथ को पॉइंट कर सकते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा। एकार्ट बोलते हैं, मैं वापस से उन टीचिंग्स का एक समराइज करता हूँ एक वर्ड में, कि आप जब ये चीज सुन रहे हो, जो ये नॉलेज सुन रहे हो या आप ये पढ़ रहे हो, तो आप इस समय अपनी इनर बॉडी पे फोकस करो। दैट इज इट, आपको यही करना है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, एकार्ट बोलते हैं कि जब आप इस बॉडी को परसीव करते हो एक डेंस फिजिकल स्ट्रक्चर में, जो विच इज सब्जेक्ट टू डिजीज, ओल्ड एज एंड डेथ, तो आप क्या कर रहे हो बेसिकली, आप एक अपनी एक सेपरेशन क्रिएट कर रहे हो। वो माइंड करता है। ठीक है। माइंड का गेम है। वो माइंड एक अपना एक माइंड सेपरेशन में बिलीव करता है, एक सेपरेट रियलिटी क्रिएट करता है। ठीक है। क्रिएट्स द बॉडी एज एविडेंस ऑफ इट्स इल्यूजरी बिलीफ इन सेपरेशन एंड टू जस्टिफाई इट्स स्टेट ऑफ फियर। देखिए, फियर कहाँ पे आएगा? जब आप सेपरेट हो जाओगे। ठीक है। तो माइंड एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि मैं किसी और से सेपरेट हूँ। इस वजह से मैं अपने आप को बचाने के लिए पूरी लाइफ, मैं अपने आप को बचाने के लिए पैसा कमाऊंगा, रिलेशनशिप्स, सब चीज में मैं अपना स्वार्थ देखूंगा। बिकॉज मुझे अंदर ही अंदर मेरा माइंड मुझे क्या बोल रहा है कि तुमको खुद को बचाना है, यू विल हैव टू डिफेंड योरसेल्फ। जबकि एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। आई एम अ पार्ट ऑफ दिस होल पिक्चर। ठीक है। मैं सिर्फ एक उस ओशियन का एक बूंद हूँ। ठीक है। लेकिन जब बूंद अपने आप को सेपरेट मानेगा, तो फिर वो उसमें अंदर सेल्फिशनेस आएगी। ठीक है। जैसे कुछ लोग करते हैं ना, बहुत सारा पैसा पैसा कमा कमा के इकट्ठा करके साइड में रखते हैं। ठीक है। तो ऐसा है। अच्छा, अभी हैव डीप रूट्स विद इन में एकार्ट बोलते हैं कि द की टू बी इन अ स्टेट ऑफ परमानेंट कनेक्टेडनेस विद योर इनर बॉडी इज टू फील इट एट ऑल टाइम्स। हर समय आप जो भी काम कर रहे हो, अपनी इनर बॉडी को फील करते रहो। जैसे आप ये करोगे, आपकी लाइफ रैपिडली डीपन होगी, ट्रांसफॉर्म होगी। जितना आप, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए इसको, जितना आप अपनी कॉन्शियसनेस को अपने अंदर लेके जाओगे, उतना आपकी बॉडी की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इट्स लाइक जैसे लाइट का डिमर स्विच रहता है ना, एक अपने जैसे कुछ लाइट बल्ब्स का आप ऐसे स्विच घुमाओगे तो बल्ब की लाइट बढ़ती है। उस तरह वो डिमर स्विच से आपकी लाइट बढ़ जाएगी, जितना आप अपना कॉन्शियसनेस अंदर रखोगे। अब ये सुनिए, as this at this higher energy level, negativity cannot affect you anymore, and you tend to attract new circumstances that reflect this higher frequency. अब यहाँ पे मैं दो चीजें बोलना चाहूंगा। एक तो है साइकिक प्रोटेक्शन, ठीक है, और एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। पहले मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करता हूँ। सी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक्चुअली पूरा पूरा फ्री, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, अल्टीमेटली क्या है, जो सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, वो सब सिखाते हैं बेसिकली, उसका और इज टू अलाइन योर फ्रीक्वेंसी टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वांट टू एक्सपीरियंस। यहाँ पे दिस इज वन स्टेप, नो आई विल से 10 स्टेप्स अहेड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसमें बेसिकली आप जब प्रेजेंट मोमेंट में आते हो ना, तो आपकी जो वाइब्रेशनल लेवल, देखिए हर एक इंसान का वाइब्रेशनल लेवल है, इसको एक्चुअली मेजर भी किया जा सकता है। आपका जैसे वाइब्रेशन लेवल अप होता है, प्रेजेंस मोमेंट में आने से ही आपका वाइब्रेशन लेवल अप हो जाता है। तो उस हायर फ्रीक्वेंसी पे दो चीजें होती है। एक तो आप वो जब चीजें अट्रैक्ट करने लगते हो जो उस हायर फ्रीक्वेंसी पे होती है, आपको उस हायर फ्रीक्वेंसी पे नॉलेज, देखो नॉलेज भी आपको अलग अलग टाइप की नॉलेज है। अब ये नॉलेज एक लेवल का है, इसके लोअर लेवल का नॉलेज भी रहता है, इसके हायर लेवल का नॉलेज रहता है। और जैसे जैसे आपकी लाइट बढ़ेगी ना, आपको पता चलेगा कि कितने डीप नॉलेजेस हैं जो आपको अब पता भी नहीं था। ये मेरे साथ जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी लाइट इंक्रीज होगी, आपके लाइफ में वो लोग मिलेंगे, आपको ऐसे ऐसे गुरु मिलेंगे, ऐसी ऐसी टीचिंग मिलेगी। बिकॉज
आपकी लाइट बढ़ गई, अब आप वो नॉलेज को एक्सेस कर पा रहे हो, उस नॉलेज को डाइजेस्ट कर पा रहे हो। अगर आप 5 साल पहले, 10 साल पहले मैं ये बुक पढ़ता, तो ये बुक मुझे पूरा-पूरा बाउंसर जाती, ठीक है? तो वो मेरी लाइट जब बढ़ी, तो मुझे अपना ये जैसा नॉलेज मिला, ठीक है? सेकंड थिंग, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऑटोमैटिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे आप प्रेजेंस में आते हो, ऑटोमैटिक आपके लाइफ की सिचुएशंस चेंज होने लगते हैं, एज़ पर योर हाईएस्ट गुड। सेकंड है साइकिक साइकिक प्रोटेक्शन, जैसे जो साइकिक अटैक्स रहते हैं, ठीक है? अभी किसी पर्सन की लो फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअली वो आपको कोई पर्सन का नेगेटिविटी आपको कैसे इफ़ेक्ट करता है? देखिए, कोई भी पर्सन का नेगेटिविटी आपको तब इफ़ेक्ट करता है जब आपके ऑरा लेवल पे आपका प्रोटेक्शन स्ट्रांग नहीं हो। जो पर्सन वीक है, जो पर्सन इल है, मेंटली, फिज़िकली इल है, नेगेटिविटी है, उतना ज़्यादा वो कोई भी नेगेटिविटी को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करता है। जितना आप इस प्रैक्टिसेस में करोगे, अपने अंदर प्रेज़ेंस लेके आओगे, आप नेगेटिव से नेगेटिव लोग के सामने भी बैठोगे ना, आप दिस विल बेसिकली इट विल नॉट एक्ट एज़ अ शील्ड। देखिए, जैसे रेकी में अगर आप कोई रेकी प्रैक्टिशनर हो, रेकी में हम लोग कैसे शील्ड्स की बात करते हैं। आप एक बबल शील्ड बना लो, वो सब भी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है? गोल्डन लाइट की अपने आप चारों तरफ शील्ड बना लो, वो सब बहुत परफेक्ट है और बहुत सही चीज़ है। इसमें बेसिकली क्या होता है, आप जैसे अपने प्रेज़ेंस में आ गए, आप ऑटोमैटिकली आपकी वाइब्रेशनल लेवल एक हाई लेवल पे है। तो जो लोअर लेवल की वाइब्रेशंस है, देख हर कुछ वाइब्रेशन है। मैं जो थॉट सोचता हूँ वो वाइब्रेशन है। अगर कोई मेरे लिए बुरा थॉट भी सोचता है तो बेसिकली को क्या करता है, ही इज थ्रोइंग एन एरो ऑफ अ लोअर वाइब्रेशन एनर्जी। मेरा वाइब्रेशन लेवल हाई है तो वो एरो टिक ही नहीं सकता है, ठीक है, दैट डिसिपेट्स। लेकिन अगर मेरा वाइब्रेशन लो है, मैं खुद ही नेगेटिविटी में हूँ, तो मैं वो सब कैच करूंगा और मैं और ज्यादा नेगेटिव हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है। एकार्ट बोलते हैं, इफ यू कीप योर अटेंशन इन द बॉडी एज मच एज पॉसिबल, यू विल बी एंकर्ड इन द नाउ। जितना अटेंशन आप अपने बॉडी में रखो, देखो स्टार्टिंग के चैप्टर्स में एकार्ट ने क्या बोला कि आप हर समय वॉच द थिंकर, माइंड का जो भी चल रहा है, माइंड जो भी बोल रहा है उस पर आप ध्यान रखो, वो एक वे है। सेकेंड वे है कि आप बहुत इंटेंसली प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ, वो एक वे है। साइलेंस में रहो, वो एक है। साइलेंस को ऑब्जर्व करो, वो अलग वे है। ऐसे बहुत वेज बताएं। तो ये भी एक और वे है कि जितना आप अपने बॉडी के अंदर रहोगे उतना आप नाव में रहोगे, प्रेजेंस में रहोगे। यू विल नॉट यू लूज योरसेल्फ इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। एक्सटर्नल वर्ल्ड में देखो क्या होता है, माइंड का जो पावर है ना, आपके माइंड के पैटर्न्स कितने पावरफुल हैं कि वो आपको ट्राई करेंगे सीधा वर्ल्ड में जो इट्स लाइक जहां आपका ध्यान हटा, वो जो है ना कहावत, जहां नजर हटी वहां दुर्घटना घटी वाली बात है। जहां से आपका प्रेजेंस पे से थोड़ा सा फोकस हटा, सारा एवरीथिंग विल कम ऑन यू एंड यू नो योर अटेंशन विल गो आउटसाइड। तो आपको इट्स लाइक आपको वॉचमैन की तरह काम करना है पूरा टाइम। आपको एक वॉचमैन की तरह अपने अपने थॉट्स को अपने को गार्ड करके रखना है, अदरवाइज वो सारा अटेंशन वापस चला जाएगा दुनिया में, ठीक है। अ, अच्छा, एकार्ट बोलते हैं, प्लीज एग्जामिन, देखो आपका ध्यान इस समय कहाँ है। आप मुझे सुन रहे हो या या आप इस बुक के वर्ड्स को पढ़ रहे हो, दैट इज द फोकस ऑफ योर अटेंशन। आप थोड़ा बहुत अपने सराउंडिंग्स के आजू बाजू भी आपको थोड़ा ध्यान है, थोड़ा आपका ध्यान अपने माइंड में भी है। आपका माइंड कुछ बोल रहा है, मेंटल कमेंट्री चल रही है, जैसे कि आपको लग रहा होगा कि यार ये बोर हो रहा है, या मजा नहीं आ रहा है, या बहुत मेरे काम पड़े हैं, मुझे वो करना है, ठीक है। तो एखार्ड ये बोल रहे हैं, येट देयर इज नो नीड फॉर एनी ऑफ दिस टू ऑब्जॉर्व ऑल योर अटेंशन। एकार्ट बोलते हैं ये सब चलने दो, थोड़ा बहुत ये सब चल रहा है, दैट्स ओके, बट पूरा पूरा अटेंशन अगर ये चीजें लेते, दैट इज द प्रॉब्लम। एकार्ट बोलते हैं, सी इफ यू कैन बी इन टच विद योर इनर बॉडी एट द सेम टाइम। आप जो भी काम कर रहे हो, मैं एक बहुत ब्यूटीफुल एक कोट बोलना चाहता हूँ। मैं थे की जो बुक है, हार्ट हार्ट ऑफ बुद्धास टीचिंग, उसका मैं थर्सडे से रिव्यू स्टार्ट करूंगा। उसका ही एक वर्ड है, किसी ने बोला मैंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए हैं, तो मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा क्या? मैंने इस लाइफ में बहुत सारे टेम्पल्स बनाए हैं। तो किसी ने तो बोला, आई थिंक बुद्धा ने बोला या किसी ने बोला, कोई इनलाइटेंड मास्टर ने, कि बहुत सारे टेम्पल्स बनाने से ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप इस समय अगर एक बर्तन धोते हो ना, उस बर्तन को पूरे प्रेजेंस में उस बर्तन को धोगे ना, उस दैट विल गिव यू मोर बेनिफिट एज कंपेयर टू मेकिंग सो मेनी टेम्पल्स, ठीक है। तो बहुत डीप चीज है। तो यहाँ पे एकार्ट बोलते हैं कि अ, आप ट्राई करो कि अपनी इनर बॉडी के साथ रहो, थोड़ा सा टेंशन हमेशा अपनी इनर बॉडी में रहो। डोंट लेट इट फ्लो, डोंट लेट इट ऑल फ्लो आउट, ठीक है। लेट दिस बी योर प्रैक्टिस इन द डेज एंड मंथ्स टू कम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एकार्ट प्रैक्टिकल चीजें बोल रहे हैं, ठीक है। जब आप वेट कर रहे हो कहीं पे, ठीक है,
कोई लाइन में आप वेट कर रहे हो, ठीक है? या कहीं पे भी आप वेट कर रहे हो, ठीक है? आपको वेट करना पड़ रहा है, तो आप अपने इनर बॉडी पे फ़ोकस रखो, अपने अंदर फ़ोकस रखो, ठीक है? ट्रैफिक जैम्स अक्सर बोलते हैं अगर आप ये करोगे, तो ट्रैफिक जैम्स कैशियर के लिए आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे खड़े हो लाइन में, ठीक है? एवरीथिंग कैन बिकम योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ठीक है? एंड इट बिकम्स वेरी एन्जॉयबल, ठीक है? इंस्टेड ऑफ मेंटली प्रोजेक्टिंग योरसेल्फ अवे फ्रॉम द नाउ, आप सोचो कि आप जैसे मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाता हूँ और मैं मेरा अभी थोड़ा 3-4 लोग आगे हैं या 1-2 लोग भी आगे हैं और एक मस्त किसी ने बहुत सारा सामान अपने कार्ट में डाल के रखा है। तो मेरा दिमाग तो पहले वहाँ पे खराब हो जाएगा कि इतना सारा सामान में टाइम कितना लगेगा, मेरा पूरा-पूरा ध्यान उसमें लगेगा। फिर मेरा ध्यान किस में जाएगा कि जो पर्सन कैशियर है कितना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक से दूसरा सामान रख रहा है, दूसरे से तीसरा, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ तो इस व्हाट आई एम डूइंग इज़ मैं अपना कॉन्शसनेस को बाहर माइंड में डायरेक्ट कर दिया, मैंने बाहर भेज दिया अपनी कॉन्शसनेस को। अब मुझे क्या करना है, वही कॉन्शसनेस को मुझे सिर्फ अपने अंदर रखना है, मुझे इनर बॉडी पे फील करना है। टाइम देखो उतना ही लगना है, ठीक है? मेरे सोचने से कोई मैं ज़्यादा जल्दी कर नहीं पाऊँगा, ठीक है? बट मुझे उस टाइम को यूज़ करना है मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? तो यहीं पे एकार्ट यही चीज़ बोल रहे हैं। अच्छा, एकार्ट बोलते हैं कि लाइफ में जभी भी चैलेंजेस आते हैं, तो चैलेंजेस जो भी डिफिकल्ट टाइम्स लाइफ में आते हैं, तो आप अपने हैबिट ये रखिए कि अपने अंदर जाइए और अपने इनर एनर्जी फील्ड के टच में रहिए, ठीक है? ये बहुत कोई बहुत बड़ा मेडिटेशन नहीं है, ये सिर्फ 3-4 सेकंड लगते हैं इसको करने के लिए। बट जब बट यू नीड टू डू दिस एट द मोमेंट द चैलेंज, जब चैलेंज आए तब आपको इसको करना है। थोड़ा-सा भी आप डिले करोगे, तो आपका ध्यान पूरी तरह बाहर, ठीक है? अच्छा सपोज़ मैं कहीं पे जा रहा हूँ और मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मेरा किसी से टक्कर हो गया और वो मेरे पे चिल्लाने लगा। तो अगर मैं थोड़ा-सा भी वेट करूँगा प्रेज़ेंस में नहीं रह पाऊँगा, थोड़ा वेट करूँगा, तो ऑटोमैटिकली मेरी जो रिएक्टिव बॉडी है, मेरे अंदर का जो पेन है, वो बाहर निकल के मैं भी गालियाँ बोलने लगूँगा, मैं भी उस पे चिल्लाने लगूँगा, ठीक है? तो यही एक टाइम रहता है, वो जो एक ट्रिगर मोमेंट रहता है, जहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने अंदर प्रेज़ेंस में रह के देखो प्रेज़ेंस में रह के आप सब कर सकते हो। यू कैन डील विद द सिचुएशन, लेकिन अगर आप अपने माइंड में चले गए, तो फिर तो माइंड आपको कहाँ लेके जाएगा वो आपको पता नहीं है, ठीक है? सो एंड दिस इज़ द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कि जब ट्रिगर मोमेंट आते हैं लाइफ में, जब बहुत डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं, तब आप लाइफ में क्या करते हो, ठीक है? तो वो ही आपके टेस्ट है और जैसे-जैसे आप स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ोगे, उतने बड़े-बड़े टेस्ट दिए जाएँगे आपको, ठीक है? टू फाइंड आउट कि अच्छा आपने ये लेवल जैसे वीडियो गेम का एक लेवल पे आ गए, अब आपको दूसरे लेवल का टेस्ट मिलेगा, दूसरा लेवल भी कंप्लीट किया तो तीसरे लेवल का टेस्ट टेस्ट मिलेगा, ठीक है? तो जैसे वो मूवी है कौन-सा चुप-चुप के मूवी है, उसमें वो बोलता है ना कि एक काम खत्म करो तो दूसरा काम दूँगा, ठीक है? तो वैसे ही भगवान हमको एक के बाद एक टेस्ट देता है, तो हम कभी-कभी सोचते हैं कि हमारे लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों है? मतलब लोग तो पूरा एन्जॉय कर रहे हैं। तो भई आपने भी तो उतने टेस्ट चूज़ किए हैं, आपने भी तो लाइफ में उतना स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको भी चाहिए, ठीक है? जिसको कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए ही नहीं, वो तो ठीक है ना लाइफ में बैठा है, उसको कोई टेस्ट भी नहीं मिलता है। लेकिन जिसको आगे बढ़ना है, तो उसको भाई फिर टेस्ट तो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है? तो उन टेस्ट को आप प्रेज़ेंस से क्लियर कर सकते हो, जितना प्रेज़ेंस में रहते हो। When you focus within and feel your inner body, you're withdrawing your consciousness from the mind. If the response is required, it will come from this deeper level. मतलब कि देखिए लाइफ में कई बार कंफ्यूजन का टाइम्स रहता है, जब हम क्लियर नहीं होते क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या हमारे हाईएस्ट गुड के लिए। तो एकार्ट बोलते हैं कि हम अगर माइंड के लेवल से डिसीजन लें, तो हो सकता है हमारा डिसीजन सही नहीं हो हमारे हाईएस्ट गुड में। तो वहाँ पे हम लोग अपनी इनर बॉडी में रह सकते हैं। इनर बॉडी में से हम रह के जो हमारे अंदर से डिसीजन निकलेगा वो एक डीपर डीपर डिसीजन निकलेगा। मैं एक और चीज़ करता हूँ कि जभी भी ये आप जस्ट मैं एक शेयर करना चाहता हूँ कि जभी भी मैं लाइफ में जैसे सुबह उठता हूँ ना, तो मैं भगवान से प्रे देखिए हमारा हायर सेल्फ रहता है। तो मैं अपनी लाइफ में हमेशा हायर सेल्फ से प्रे करता हूँ, सुबह उठते साथ ही कि लाइफ में अभी मुझे आज पूरे दिन में जो-जो डिसीजंस लेने हो, प्लीज़ आप यू टेक ओवर। आप टेक ओवर कर लो जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो बिकॉज़ आई वांट द डिसीजंस टू बी टेकन व्हिच आर फॉर माय हाईएस्ट गुड, ठीक है? तो हायर सेल्फ जो होता है सुपर कॉन्शियस माइंड वो टाइम स्पेस डायमेंशन से बाहर रहता है। वो जानता है आपके लिए क्या सही है। हमारा माइंड नहीं जानता, माइंड तो बस उसको जो अच्छा दिखता है वो समझ लेता है कि अच्छा है, ठीक है? अच्छा, एज़ लॉन्ग एज़ आर इन कॉन्शियस कॉन्टैक्ट अच्छा, एक और चीज़ ग्राउंडिंग, जो हम ग्राउंडिंग की बात करते हैं, ठीक है? बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है, मैंने ग्राउंडिंग पे भी वीडियो बनाया है। जितना आप धरती से टच में रहेंगे, एक तो फिज़िकली आप धरती से टच में रहो, ठीक है? वो आपकी वेल-बीइंग के लिए अच्छा है। लेकिन जब आप प्रेज़ेंस में आते हो, तो ऑटोमैटिकली आप ग्राउंडेड हो जाते हो। अगर आप हीलर हो, तो डेफ़िनेटली आप किसी और को हीलिंग देते हो,
आप ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ही एक उड़ रहे हो ना, तो फिर बराबर नहीं है, देन हाँ, तो आपको अगर आप हीलर हो स्पेशली, तो आप अपने अंदर जितना प्रेज़ेंस रख सको, जब आप हीलिंग दे रहे हो किसी को, दैट मीन्स आप एक पेड़ की तरह हो जिसकी रूट्स बहुत डीप है, ठीक है? तो उसको कोई हिला नहीं सकता। कोई सामने वाले की नेगेटिविटी भी होगी, वो आप पे लग नहीं सकती बिकॉज़ आप उस हाई फ्रीक्वेंसी पे हो। इसलिए मैं जैसे रेकी में मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि आप अपना कोई भी काम करो, पहले प्रेज़ेंस सीखो, पहले डीपली प्रेज़ेंस में आना सीखो, तब आप दूसरों की हीलिंग करना स्टार्ट करो या कुछ। पहले आप अपने आप को तो हील करो, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा वे है कि आप ग्राउंडेड फ़ील इसमें जीसस ने बोला है, जीसस का अब जीसस की कई सेइंग जैसे हमने देखा कि बहुत ही गलत मतलब इंटरप्रिटेशन सही नहीं हुआ है जीसस की टीचिंग्स का। तो एक है कि जीसस बोलते हैं कि एक पर्सन है जिसने घर अपना रेत पे घर बनाया और दूसरे ने और जो बिना फाउंडेशन के था तो वो निकल के गिर गया, ठीक है? एंड अदर मैन डिग्स डीप अंटिल ही रीचेस द रॉक एंड देन बिल्ड्स हिज हाउस व्हिच इज नॉट स्वेप्ट अवे बाय द फ्लड्स। तो वो सेम प्रिंसिपल यही है कि एक पर्सन जीसस बोलते हैं व्हिच इज रूटेड इन प्रेजेंस एंड द अदर पर्सन इज जस्ट ऑपरेटिंग एट अ माइंड लेवल। तब बट ये पैरेबल को लोग समझ नहीं पाते कि ये क्या बोलना चाहते थे जीसस, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे फिर अब नेक्स्ट है फॉरगिवनेस पे एकार्ट ने बोला है, क्वेश्चन पूछा गया एकार्ट से कि आई फील वेरी अनकंफर्टेबल व्हेन आई ट्राई टू पुट माय अटेंशन। हाँ, बहुत अच्छा ये चीज़ है। आप भी अगर जितना भी एक्सपीरियंस करोगे, ये मेडिटेशन करोगे, उतना आपको भी ये फीलिंग्स आ सकती है कि अ, पर्सन पूछ रहा है कि मैं जितना अटेंशन अपने इनर बॉडी में डाला तो मुझे एजिटेशन, गुस्सा और नौशिया की फीलिंग आने लगी। तो मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाया हूँ आप जो बोल रहे हो कि आपको इनर बॉडी से पीस मिलेगा। तो एखर्ट बोलते हैं डेफिनिटली वो एक ऐसा इमोशन था जो आपके बॉडी में बहुत टाइम से लिंगर कर रहा था, जो बहुत टाइम से आपकी बॉडी में था लेकिन आपने उस पे अटेंशन नहीं दिया था। अटेंशन देने का मतलब ये नहीं कि आप उसके बारे में सोचो, उसका मतलब है आप सिर्फ़ उसको ऑब्ज़र्व करो और उसको फ़ील करो, उसको फुल्ली उसको एक्नॉलेज करो और जाने दो, ठीक है? यही वो दुःख है, ठीक है? यही वो सफ़रिंग है जिसको बुद्धा बोलते हैं ना कि एक्नॉलेज द सफ़रिंग। हम लाइफ़ में क्या करते हैं, हम लाइफ़ में ना सफ़रिंग को रियली बैठ के कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एम्ब्रेस नहीं करते कि हाँ, मेरे लाइफ़ में सफ़रिंग है, ठीक है? तो पहले हमको एक्सेप्ट करना है कि ये सफ़रिंग मैं अपने बॉडी में कैरी कर रहा हूँ और फिर आप उसको रिलीज़ कर सकते हो, ठीक है? तो एकार्ट बोल रहे हैं अटेंशन इज द की फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, फुल अटेंशन आल्सो इंप्लाइज एक्सेप्टेंस, ठीक है? अटेंशन इज लाइक अ बीम ऑफ लाइट, जो हम टॉर्च की बात कर रहे थे। और वो टॉर्च की जो लाइट होती है वो ट्रांसम्यूट करती है। ट्रांसम्यूट मतलब जिसको बोलते हैं ना ट्रांसम्यूट, बेस मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करना, एल्केमी, ठीक है? तो वो ट्रांसम्यूटेशन का काम करते हैं। जब आप अपने बॉडी में नहीं रहते हो, जब आप अपने बॉडी में आपका ध्यान नहीं रहता है, तो इमोशन आपके अंदर बहुत साल, बहुत महीने, बहुत साल रह सकता है। और क्या होता है, जितना आपका इमोशन, वो पेन बॉडी है, वो जितना आपके अंदर रहता है, तो वो बाहर बाहर की पेन बॉडीज़ को भी अट्रैक्ट करता है अपने अंदर, ठीक है? तो इट्स लाइक मैंने अपने बॉडी में एंगर की पेन बॉडी क्रिएट करके रखी, मैंने उस पे कभी ध्यान नहीं दिया। देन वो कैसे मैनिफेस्ट होगा? आगे जाके फिजिकल वे में अल्सर्स के रूप में, स्टमक अल्सर्स के रूप में, ठीक है? ये सारे प्रॉब्लम्स, मेरे फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। प्लस जितना मैंने अपने अंदर एंगर स्टोर करके रखा है, तो मेरे को सामने वाले का एंगर एक्टिवेट होगा। वो मेरे को कुछ बोलेगा, मैं उससे झगड़ा करूँगा, वो मेरा एंगर और फिर वो नेगेटिव जो पेन बॉडी है वो और ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। बिकॉज़ उसको खाना मिल गया ना, जो दूसरे के एंगर पे वो फीड करती है, तो और ज़्यादा पेन बॉडी एक्टिवेट, उसने मुझे क्यों बोला ऐसा? ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था उसने, तो और सारे, तो ये ना बाहर का गेम चलते रहता है। तो अभी अपने को वो गेम को रिवर्स करना है। ठीक है? तो अभी एखार्ट बोलते हैं कि एंड फीड्स ऑन योर एनर्जी लीड्स टू फिजिकल इलनेस एंड मेक्स योर लाइफ मिजरेबल। सो एकार्ट बोलते हैं प्लेस योर अटेंशन ऑन द फीलिंग और इमोशन, चेक वेदर योर माइंड। जब आप ये इनर बॉडी मेडिटेशन करते हो, तब आप ये हमेशा देखो कि कोई आप ग्रीवियंस पैटर्न होल्ड कर रहे हो क्या? जब आपको वो इमोशन ऊपर आता है, तो उसको फॉरगिव करो, ठीक है? अगर आप उसको, अगर वो जा नहीं रहा है, मतलब आपने फॉरगिव नहीं किया उसको बराबर से, ठीक है? अ, आप उसको फॉरगिव करो, अपने फ्यूचर के रिस्पेक्ट में भी उसको फॉरगिव करो। यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि होओपोनोपोनो प्रेयर करके एक है, आपको पता होगा कुछ लोगों को, ठीक है? होओपोनोपोनो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। ये सिंपल प्रेयर है। तो आपके जब ये नेगेटिव फीलिंग्स आए, ज़रूरी नहीं मेडिटेशन के टाइम पे, जभी भी लाइफ में नेगेटिव फीलिंग्स आती है, और एक्चुअली तो ये प्रेयर ऐसी है जो आपको 24/7 करनी वाली चीज़ है, ठीक है?
तो बेसिकली आई एम सॉरी, जो भी मेरे अंदर है विच इज मटेरियलाइजिंग आउटसाइड एज अ प्रॉब्लम, सॉरी, आई फील सॉरी, मेरी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे फॉरगिव कीजिए फॉर ऑल द ट्रांसग्रेशंस, मैंने जो भी मेरे मेरे रिलेटिव्स, फैमिली, मेरे एंसेस्टर्स ने सिंस बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन जो भी गलतियां की है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, उसको फॉरगिव कीजिए। आई लव यू, मैं लव से उसको उन सारे मेमोरीज को क्लियर करता हूँ, ठीक है? आप ये सब डिवाइन को बोल रहे हो, एंड आई थैंक यू, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है? तो रिपेंटेंस, रिपेंटेंस, फॉरगिवनेस, ट्रांसम्यूटेशन, ग्रैटिट्यूड, बहुत पावरफुल प्रेयर है, ये आप कर सकते हैं, इसको एक मेडिटेशन की तरह भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये भी एक प्रेयर आप उस टाइम कर सकते हैं। बेसिक इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉरगिव करना है एंड लेट गो करना है, और रिपेंटेंस, फॉरगिवनेस, ठीक है? ओके, अभी नेक्स्ट है अ, अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन जो पूछने वाला बोल रहा है कि मैं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप जो बोल रहे हो, मैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा बाउंसर जा रहा है, लेकिन किसी डीपर लेवल पे मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो। एक फीलिंग जैसा लग रहा है मुझे, मतलब और तो कुछ नहीं लग रहा है, एक फीलिंग जैसा मुझे लग रहा है। तो क्या मैं अपने आप को बेवकूफ बना रहा हूँ, अपने आप को चीट कर रहा हूँ, ठीक है? तो एकार्ट बोलते हैं, नो, फीलिंग विल गेट यू क्लोजर टू द ट्रूथ ऑफ व्हाट यू आर देन थिंकिंग। ये तो एकार्ट ने पिछले चैप्टर्स में भी बहुत क्लियरली बोला है। अगर आपको डाउट रहे, थिंकिंग कुछ और बोल रही है, आपका आपका माइंड कुछ और बोल रहा है और आपका हार्ट कुछ और बोल रहा है, तो वो क्लियर विजडम है कि जो आप अपने दिल की सुनो, आपका दिल, आपका फीलिंग आपको क्या बोल रहा है। तो एकार्ट बोल रहे हैं, जो फीलिंग है वो आपको सच्चाई बताएगी, जो थिंकिंग है वो आपको लाई बताएगा, ठीक है? आई कैनॉट टेल यू एनीथिंग दैट इज डीप विद इन यू, यू डोंट नो। मैं कुछ भी ऐसा आपको नहीं बता सकता जो डीप विद इन आपके अंदर आप नहीं जानते हो। अच्छा, एकार्ट बोलते हैं, जब आपकी कॉन्शियसनेस एक लेवल पे आ जाती है, तो आप जब उस ट्रूथ को सुनते हो, तो आप उस ट्रूथ को समझ जाते हो। इफ यू हैवंट, अगर आपने अष्टवक्र गीता पढ़ी हो, तो उसमें जो राजा जनक थे, तो जब वो अष्टवक्र, हाईएस्ट नॉलेज जो बोलते हैं उसको, अष्टवक्र गीता को, तो उसमें जब वो अष्टवक्र उनको बता रहे थे, तो अचानक उनको रियलाइजेशंस आ रहे थे। मतलब हम तो क्या होते हैं, हम तो किसी चीज को सुनते से हमको पहले माइंड में 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये यार, ये क्वेश्चन सही बोल रहा है, ये खुद क्वालिफाइड है क्या? ये सब मुझे ज्ञान दे रहा है, ये खुद अपने लाइफ में उसको फॉलो करता है क्या? लेकिन वो राजा जनक उस लेवल पे थे कि वो अहो निरंजना, मतलब उनको उसी समय वो एक रियलाइजेशन आ गया, बिकॉज़ वो उस लेवल पे पहुँच गए थे। उनको सिर्फ़ एक वो वर्ड चाहिए था, ठीक है? कहते हैं ना, जो एक लेवल आ जाता है जिसका, वो उसको आप एक छोटा-सा, एक एक जस्ट एक स्पार्क चाहिए होता है, और वो इग्नाइट हो जाता है। और जो जिसका लेवल नहीं होता ना, वो मतलब ऐसे जो पानी में डाली हुई लकड़ी जैसा होता है, ठीक है? कितना भी आग लगाने की कोशिश कर लो, उसको आग नहीं, मतलब नहीं। तो हर कोई अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहा है, ठीक है? तो एखार्ट बोलते हैं कि अगर आप समझ पा रहे हो, मतलब आप उस लेवल पे पहुँच गए हो कि आप उस वो आपके अंदर एक ट्रिगर कर देती है। अगर आप नहीं समझे हो, तो ये, अगर आप उस लेवल पे नहीं आए हो, तो ये जो बॉडी अवेयरनेस की प्रैक्टिस है, ये आपको जो डीपनिंग नेसेसरी है, वो डीपनिंग लाने में हेल्प करेगी, ठीक है? तो फिर अगर यहाँ पे, हाँ, अच्छा, ये एक आता है सेक्शन जिसमें एजिंग प्रोसेस पे एखार्ट ने बोला है, एजिंग प्रोसेस, ठीक है? एखार्ट बोलते हैं कि एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन होता है इससे, ठीक है? बेसिकली क्या होता है कि जब एकार्ट बोलते हैं, जो आउटर बॉडी है, अ, वो ओल्ड होती है, लेकिन इनर बॉडी चेंज नहीं होती टाइम के साथ में। लेकिन आउटर बॉडी है, वो अपने अंदर सारे, ये जो सारा जो स्ट्रेस है, एंग्जायटी है, वो सब हम आउटर बॉडी में स्टोर करते हैं, और वो धीरे-धीरे विदर होती रहती है। ठीक है? जितना आप उसमें इनर बॉडी पे अपना अटेंशन लेके जाओगे, तो ये जो स्ट्रेस वगैरह क्लियर होगा, आपकी लाइट शाइन होगी, और आपका एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा। योर फिजिकल बॉडी विल फील लाइटर, क्लियरर, मोर अलाइव। एज देयर इज मोर कॉन्शियसनेस इनसाइड योर बॉडी, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक्चुअली बिकम्स लेस डेंस। तो क्या होता है, एज के साथ होता क्या है? एज के साथ होता है, हम लोग बिटर होते जाते हैं, हम लोग डेंस होते जाते हैं। आप बुढ़ापे तक देखते जाओगे इंसान को, बचपन में फुल चिल, एकदम एकदम, टीनेज, एडल्टहुड, फिर धीरे-धीरे लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इतना स्ट्रगल, प्रॉब्लम्स सब देख के बच्चों को बड़ा करना, उसमें क्या होता है कि वो जो सब स्ट्रेस, पेन वगैरह इकट्ठा किया, हाँ, अगर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहा है उस पूरे ड्यूरेशन में, देन इट्स ओके। डेली बेसिस पे इफ ही डज़ प्राणायाम और रेकी और मेडिटेशन, तो उसको उससे रिलीज़ कर रहा है। लेकिन अगर कोई ये चीज़ नहीं करता, तो क्या करता है, डेंस होते जाता है उसके अंदर, सारा स्ट्रेस इकट्ठा होते जाता है, वो पर्सन बिटर होते जाता है। तो कई लोग क्या, बुढ़ापे में एंड ऑफ द टाइम तक वो बहुत बिटर हो जाते हैं। मतलब आपने ऐसे लोग
डेफिनेटली ऑब्जर्व किए होंगे, जो आप उनसे बात भी करोगे ना तो वो उनके अंदर एक दबा हुआ गुस्सा रहता है, ठीक है? उन्होंने शायद लाइफ में जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया वगैरह, तो वो सब उनके अंदर दबा हुआ रहता है। लेकिन आप ये जो सारे प्रैक्टिसेस हम करते हैं, उससे हमारी बॉडी कॉन्शियस होती रहती है, हमारी लेस डेंस होती रहती है, इलनेस रिड्यूस हो जाती है, ठीक है? accumulation of time as the psychological burden greatly impairs the cells. जितना हमारा साइकोलॉजिकल टाइम हम accumulate करते हैं अपनी बॉडी में, साइकोलॉजिकल टाइम अगर कोई ये कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 चैप्टर 2 में बताया था, साइकोलॉजिकल टाइम यही है कि आप जितना माइंड से आइडेंटिफाई करते हो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में जितना पर्सन रहता है, तो आप मान के चलो आप अपने लिए साइकोलॉजिकल टाइम इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है? और वही साइकोलॉजिकल टाइम आपके पेन बॉडी के रूप में अपनी बॉडी में स्टोर होता है, और वो आपके सेल्स की फंक्शनैलिटी को कम करता है। इसीलिए ये कैंसर वगैरह क्यों होता है? एक टाइम पे क्या होता है, कैंसर इज लाइक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ स्ट्रेस वेयर द सेल डजंट नो व्हाट टू डू, ठीक है? एंड इट बिकम्स अ कैंसरस सेल, ठीक है? तो इट ऑल मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ एज दोस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है? सो एंड ग्रेटली इम्पेयर सेल्स कैपेसिटी फॉर सेल्फ रिन्यूअल। मतलब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि अगेन मैं थोड़ा सा रेकी में इसमें इसलिए बात कर रहा हूँ मैं रेकी की, बिकॉज हीलिंग की बात चल रही है यहाँ पे। रेकी में भी यही होता है कॉन्सेप्ट कि रेकी क्या करता है, रेकी अपने आप में कुछ नहीं करता, रेकी आपके बॉडी में, आपकी जो बॉडी है उसके अंदर कैपेसिटी, आपके सेल्स आर सो इंटेलिजेंट कि वो अपने आप को हील करना जानते हैं, ठीक है? सिर्फ स्ट्रेस और इग्नोरेंस की वजह से वो जो कैपेसिटी कम हो जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो रेकी एनर्जी भी क्या करती है, सिंपल वही करती है कि वो बॉडी की उन सेल्स की कैपेसिटी को वो वापस से जो सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी को एनर्जाइज कर देती है, एक्टिवेट कर देती है। सिमिलर विद प्रेजेंस ऑल्सो, अगर आप प्रेजेंस में हो, जितना आपके अंदर कॉन्शियसनेस है उतना आपकी बॉडी रिकवर होना जानती है हर प्रॉब्लम से, ठीक है? तो वहां आपको सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस आपका एक्टिवेटेड रहता है, ठीक है? सो इफ यू इनहैबिट योर इनर बॉडी, द आउटर बॉडी विल ग्रो ओल्ड। अच्छा, अगर आप इनर बॉडी को इनहैबिट करोगे, जितना इनर बॉडी अवेयरनेस प्रैक्टिस करोगे, प्रेजेंस में रहोगे, तो आउटर बॉडी देखो, एक ऐसा नहीं कि आप हमेशा यंग जवान रहोगे, वैसा तो नहीं, बट आप आउटर बॉडी ग्रो ओल्ड होगी, लेकिन आप एक फर्क देख सकते हो। कई लोग आप देखोगे ओल्ड एज में तो वो चमक निकल के आ जाती है उनके अंदर से, ठीक है? मतलब आपको लगेगा एक यंग आदमी, एक 30-40 साल का आदमी उतना वाइब्रेंट नहीं है, उनके चेहरे पे एक ग्लो दिखता है, बिकॉज वो जिंदा दिल रहते हैं, वो जीते हैं अपनी लाइफ को, ठीक है? तो सेम ग्लो, ऑल्दो द बॉडी इज लाइक एकदम ओल्ड हो गए हैं, लेकिन वो ग्लो निकल के आता है अंदर से। किसी ने पूछा कि इसका साइंटिफिक एविडेंस है कुछ? तो एकर्ट बोलते हैं कि आप ये ट्राई करो एंड यू विल बी द एविडेंस, ठीक है? अच्छा, इम्यूनिटी सिस्टम, अगेन सेम लॉजिक, कि जितना आप ये प्रैक्टिस करोगे, इनर बॉडी अवेयरनेस, बॉडी स्कैन, ठीक है? उतना आप जितना कॉन्शियसनेस आपको लाओगे उतना आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर होगा। ऐसा होगा कि आपका, इट्स लाइक व्हेन यू, बेसिकली क्या होता है, हम अपने बॉडी को प्यार नहीं करते, ठीक है? बॉडी को तो हम शेम करने में लगे रहते हैं कि ये मेरा वेट इतना बड़ा हुआ है, हाँ मेरा ये प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम है। कभी आपने उस हाथ को थैंक्स किया है कि भाई तुमने इतना इतना अच्छा मेरे को सपोर्ट करते हो पूरे दिन, ठीक है? उसको कभी थैंक नहीं किया। वो हाथ में दर्द हुआ तो 50 जगह आप बोलते हो, डॉक्टर को दिखाते हो, डॉक्टर मेडिसिन देता है जिससे कि और दब जाती है, इलनेस दब जाती है, इलनेस कहीं जाती नहीं है। तो जितना आप कॉन्शियसनेस बॉडी में दोगे, बेसिकली यू आर सेंडिंग लव टू द बॉडी, ठीक है? उतना आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर होगा, जो सेल्स रहेगी, दे बिकम अवेक, दे रिजॉइस, दे स्टार्ट डांसिंग, द बॉडी लव्स योर अटेंशन, ठीक है? इट्स लाइक हम किसी और को अटेंशन दें, इफ आई गिव अटेंशन टू समवन एल्स, समवन, generally someone else feels good, attention, everybody loves attention, everybody loves appreciation। उसी तरह जब हम अपने बॉडी को लव करते हैं, अपनी बॉडी को अटेंशन देते हैं, तो बॉडी लव्स इट, ठीक है? इट्स ऑल्सो पोटेंट फॉर्म ऑफ सेल्फ हीलिंग, ये भी एक सेल्फ हीलिंग का वे है। बहुत सारी इलनेस आपके बॉडी में तब आती है जब आप अपने बॉडी में नहीं होते हो, ठीक है? मतलब जब आप अपने माइंड में रहते हो। जितना मैं अपने माइंड में रहूंगा, जितना मैं अपने स्ट्रेस में रहूंगा, देखो लाइफ में क्या होता है, ये जो स्ट्रेस वगैरह, ये बेसिकली एक गेटवे है कि जब मैं स्ट्रेस में हूँ, माइंड में हूँ, ग्रीफ में हूँ, किसी की डेथ हो गई, मैं उसमें ग्रीफ में हूँ, उसी टाइम मेरे बॉडी का, मैं बॉडी में नहीं हूँ, तो मेरे बॉडी का इम्यून सिस्टम डाउन जाता है और सारे इलनेस मेरे को कैद कर लेती है, ठीक है? इट्स लाइक इफ द मास्टर इज नॉट प्रेजेंट इन द हाउस, घर का मालिक अगर घर में नहीं होगा, तो ऑल काइंड्स ऑफ शेडी कैरेक्टर्स वांट टू टेक अप रेजिडेंस। बहुत सारे मतलब शेडी लोग घर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है? इसी तरह अगर आप अपनी बॉडी में होगे, तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर अनवांटेड गेस्ट्स टू एंटर, ठीक है? इसलिए इवन जैसे
इवन फॉर दैट मैटर स्पिरिट अटैचमेंट्स वगैरह जो बोलते हैं, जो पर्सन प्रेजेंट होता है उसका ऑरा उतना स्ट्रांग होता है। तो अगर कोई स्पिरिट अटैचमेंट्स या वो सब का भी कोई चांस नहीं होता। इट्स इंपॉर्टेंट दैट आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करो, अपने ऑरा को स्ट्रांग रखो, एंड दैट वन थिंग विच यू कैन डू इज थ्रू बीइंग प्रेजेंट। ठीक है। अच्छा, एक्सपर्ट बोलते हैं कि सिर्फ फिजिकल इम्यून सिस्टम ही इंप्रूव नहीं होता है, आपका साइकिक इम्यून सिस्टम भी बहुत ग्रेटली एनहांस होता है। तो जो भी, जैसे हमने पहले बोला कि जो भी नेगेटिव मेंटल इमोशनल फील्ड दूसरे लोगों के, तो बेसिकली क्या होता है कि जब कोई पर्सन नेगेटिव मेरे सामने आता है और एकदम से मुझे भी नेगेटिव फील होने लगता है, होता क्या है कि उस बंदे के दिमाग में एक प्रोग्राम चल रहा है, नेगेटिविटी का कोई प्रोग्राम चल रहा है, और बेसिकली मैं जब उसके ऑरा फील्ड में आता हूँ तो मैं वो प्रोग्राम कैच कर लेता हूँ, तो वो प्रोग्राम मेरे अंदर भी चलने लगता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अगेन जितना प्रेजेंस में हूँ, मैं अपना फ्रीक्वेंसी हाई रखूंगा, तो वो प्रोग्राम मेरे मेरे अंदर वर्क नहीं कर पाएगा, वो उसके पास ही रहेगा। ठीक है। It doesn't put up a shield, but it raises the frequency vibration of your total energy field. So anything that vibrates at a lower frequency vibrations क्या होते हैं? Fear, anger, depression, blame, shame, guilt, resentment, ये सारे एग्जिस्ट आपके चारों ओर हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर नहीं आ सकते। ठीक है। और वो निकल जाएंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, आपके चारों ओर यू विल फाइंड दोस फ्रीक्वेंसी। इसलिए बोलते हैं ना कि जो जो पीस में रहता है तो उसके चारों ओर पीस ही रहेगा। ठीक है। वो जो सांप भी आएगा तो वो सांप भी मतलब एग्रेसिव जो होगा वो भी उसका एग्रेशन, जो संत लोग होते हैं वो सांप भी अपना एग्रेशन छोड़ देगा। तो दैट इज द लेवल ऑफ प्रेजेंस दैट सेंट्स हैव। ओके। अच्छा। अच्छा, अभी बॉडी स्कैन प्रैक्टिस पे, अच्छा, एकार्ड बोल रहे हैं ये सब मेरे बोलने पे मत जाइए, आप इसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी मत कीजिए, क्योंकि वो माइंड के लेवल से कर रहे हो। आप इसको टेस्ट पे लगाइए और फिर आप अपना रिजल्ट खुद देखिए। अच्छा, अब एकार्ड इसमें बॉडी स्कैन प्रैक्टिस जस्ट बता रहे हैं, जो हम लोग ने किया, हम लोग ने समझा वो मेडिटेशन में, कि जब भी आप कुछ मोमेंट के लिए अनऑक्यूपाइड हो, फ्री हो, ठीक है, स्पेशली सोने से पहले, रात को सोने से पहले और सुबह जस्ट उठने के बाद अपने बॉडी को कॉन्शियसनेस से फ्लड कर लो। ठीक है। मतलब पूरे बॉडी को ऐसे समझो कि एक इनर एनर्जी फील्ड है और उस पे अपना ध्यान ले जाओ। ऐसे समझो कि पूरा बॉडी, अब वो आपका विजुअलाइजेशन है। आप हीलिंग लाइट, एक हीलिंग बॉल इमेजिन कर लो कि एक पूरी हीलिंग बॉल से, हीलिंग बॉल ऑफ लाइट से आपका बॉडी गोल्डन लाइट से पूरा एक्टिवेट हो गया, चार्ज हो गया। तो वो आप करके देखो। ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अगेन इसमें आप अगर योग निद्रा कर सकते हो तो योग निद्रा के यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप योग निद्रा कर लो सोने से पहले तो बेस्ट है। ठीक है। फील द लाइफ एनर्जी इनसाइड दोज पार्ट्स एज इंटेंसली, स्टे विद ईच पार्ट फॉर 15 सेकेंड्स, देन पहले सारे सारे बॉडी पार्ट्स पे आप ध्यान लेते जाओ। उसके बाद ऐसा सोचो कि एक वेव आ रही है, जैसे सी शोर पे एक वेव आती है ना, आके फिर वापस जाती है, आके फिर वैसे सोचो वेव आ रही है कॉन्शियसनेस की। ठीक है। और वो पूरी बॉडी को फ्लड कर रही है। फिर पूरी बॉडी को एक सिंगल एनर्जी फील्ड की तरह देखो। बी इंटेंसली प्रेजेंट, डोंट बी कंसर्न। माइंड, देखो माइंड ट्राई करेगा थोड़ा थोड़ा आपका ध्यान भटकाने का, माइंड का तो काम ही हुई है। ठीक है। तो आउट ऑफ द बॉडी, तो कभी थॉट आ सकते हैं, दैट्स फाइन। अगर जैसे ही थॉट आए तो वापस उस अपने अंदर इनर बॉडी में आ जाओ। इसमें जॉन कबार्ड जिन का मैं एक जस्ट बात कहना चाहूंगा कि अगेन मैं शायद ये पहले भी बोला होगा इस ग्रुप में, कि हमको इंटेंशन होता है कि हमारे माइंड में थॉट्स क्यों आते हैं। हम लोग जो इतना मेडिटेशन करते हैं तो हमारे माइंड में थॉट्स आना हमको प्रॉब्लम होता है। एकार्ट, सॉरी, जॉन कबार्ड जिन जो माइंडफुल एमबीएसआर के प्रैक्टिशनर हैं, उन्होंने बोला है कि एक्चुअली माइंडफुलनेस में ये होता है कि आपके जितने बार आपको ये ध्यान में आए कि मैं थॉट्स में चला गया, उतना सक्सेस है आपका। जैसे अब मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ 20 मिनट का, तो अगर 20 बार मेरे को ये थॉट आए कि मैं माइंड में चला गया था, मैं वापस प्रेजेंट मोमेंट, तो 20 बार एक्चुअली आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। तो दैट इज द गुड थिंग। आप देख रहे हो फर्क। एक तो आप 20 बार ये सोचो, अरे यार बार बार ये थॉट्स आ रहे हैं मेरे, और एक 20 बार आप उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो कि चलो मैं अवेयरनेस में आ गया। ठीक है। अच्छा, अभी ब्रीथिंग मेडिटेशन उन्होंने, अच्छा अब है, किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि कभी भी मुझे लगता है मेरा माइंड बहुत एक्टिव है और इतना ज्यादा मोमेंटम होता है ना, अपने साथ सबके साथ होता है। आई फाइंड इट इम्पॉसिबल टू टेक माई अटेंशन अवे फ्रॉम इट। माइंड में थॉट्स इतने ज्यादा चलने लगते हैं तो मेरे को पता ही नहीं चलता कि मैं क्या करूं, मैं अपना अटेंशन कैसे लेके जाऊं इससे। और ये स्पेशली कब होता है, जब मैं वरी या एंग्जाइटी में आ जाता हूँ। ठीक है। तो आपके पास कोई सजेशन है? तो एकार्ट बोलते हैं, यस, एकार्ट बोलते हैं दैट, एकार्ट ने एक इसमें ब्रीथिंग मेडिटेशन टाइप सजेस्ट किया है। इफ एनी टाइम, मैं थोड़ा सा वर्बली बोल रहा हूँ इसमें, इफ अगर कभी भी आपको लगता है कि आप अपनी इनर बॉडी के टच में नहीं आ पा रहे हो, बहुत ब्रिलियंट चीज है ये मैं अपने पर्सनल लाइफ में मैंने अपने एंजाइटी से मुक्त होने के लिए किया है प्रैक्टिस।
ब्रीथिंग, अगर आपको अपने इनर बॉडी में आपको ध्यान नहीं जाता है, तो आप अपनी ब्रीथिंग पे ध्यान लेके जाओ, ठीक है? ब्रीथिंग बहुत ईज़ी है। आपका जो बेली है, हाँ, पेट है, पेट अंदर-बाहर होता है जब हम ब्रीथ करते हैं, उस पे आप ध्यान लेके जाओ, ठीक है? कॉन्शियस ब्रीथिंग, थे जो है, थिक नॉट हान जो है, बुद्धिस्ट मॉन्क, वो भी यही बोलते हैं, कॉन्शियस ब्रीथिंग इज़ द बेस्ट मेडिटेशन। कहीं कुछ जाना नहीं है, कहीं कोई पैसा खर्च करना नहीं है, सिर्फ़ अपनी चेयर पकड़ो या अपना एक जगह बनाओ, बैठो और सिर्फ़ कॉन्शियसली ब्रीथ करो। जितना आप कॉन्शियसली ब्रीथ करोगे, उतना कॉन्शियस। देन देयर इज़ आल्सो कॉल्ड काउंट द ब्रेथ मेडिटेशन। अगर ये इनसाइट टाइमर पे एक अवेलेबल है, मैं लाइट हाउस सोल्स ग्रुप पे भी ट्राई करूँगा उसका लिंक डालने का। ये काउंट द ब्रेथ मतलब 10 काउंट तक आप इन ब्रीथ फील करो। तो सिर्फ ब्रीथिंग पे फोकस करो, आपको उसको मेडिटेशन बना लो एंड दैट्स द बेस्ट, ठीक है? तो कॉन्शियस ब्रीथिंग व्हिच इज़ अ पावरफुल मेडिटेशन विल ग्रेजुअली पुट यू इन टच विद द बॉडी। फॉलो योर ब्रेथ विद योर अटेंशन एज़ इट मूव्स इन एंड आउट। फील योर एब्डोमेन एक्सपैंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है? आप अपने चारों तरफ एक एक गोल्डन लाइट इमेजिन कर सकते हो, वो सब विजुअलाइजेशन आप पे है। अगर आपको एक्स्ट्रा है, आपको करना हो तो करो, ठीक है? उस मतलब एक और मेडिटेशन यूज़ करता हूँ, जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ कभी, कि मैं ऐसे फ़ील करता हूँ कि मैं गोल्डन लाइट में हूँ, ठीक है? और मैं एक बहुत हीलिंग लाइट अपने अंदर ब्रीथ कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं जब एक्सहेल करता हूँ, तो मैं ये फ़ील करता हूँ कि जो भी ब्लैक, मतलब मैं पहले ऐसे इमेजिन करता हूँ, वो पूरा स्ट्रेस में ब्लैक हूँ अंदर से, ठीक है? और जितना मैं अपने अंदर गोल्डन लाइट ले रहा हूँ और अपने बाहर में सारा स्मोक ब्लैक, जब मैं एक्सहेल करता हूँ तो मेरे अंदर से ब्लैक स्मोक जैसा, तो धीरे-धीरे मैं फ़ील करता हूँ मेरे अंदर से वो जो ब्लैक से धीरे-धीरे ग्रे हुआ, ग्रे से धीरे-धीरे व्हाइट हुआ, व्हाइट से धीरे-धीरे गोल्डन हुआ, ठीक है? तो ये 5-10 मिनट में आई फ़ील सो पीसफुल, तो इसी को कॉन्शियस ब्रीथिंग है, ये भी कॉन्शियस ब्रीथिंग है, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है? अ, डोंट गेट अटैच्ड टू एनी विजुअल इमेज, वो भी एक हट बोलते हैं। अच्छा, अभी इसको बस क्लोज़ करते हैं, आई थिंक ये बस हो गया ऑलमोस्ट। क्रिएटिव यूज़ ऑफ माइंड, अच्छा, अगेन एकार्ट बोलते हैं, आपको कोई भी चीज़ के लिए माइंड को यूज़ करना है, कोई प्रॉब्लम में आप फँसे हो, तो बेस्ट इज़ टू पहले अपनी इनर बॉडी में जाओ, थोड़ा टाइम अपनी इनर बॉडी में स्पेंड करो और फिर उसका आंसर सोचो, ठीक है? वो जो आंसर आएगा, वो एक डीप इनर इनर आपके इंटेलिजेंस से आएगा, जो फ्रेश होगी, जो क्रिएटिव होगी, ठीक है? सो सो एकार्ट बोलते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं ऐसा कि डोंट जस्ट थिंक विद योर हेड, थिंक विद योर होल बॉडी, ठीक है? थिंक विद योर होल बॉडी, नॉट जस्ट विद योर हेड। आर्ट ऑफ लिसनिंग में भी एकार्ट बोलते हैं कि जब आप किसी दूसरे को सुन रहे हो, तो सिर्फ अपने माइंड से मत सुनो, अपनी पूरी बॉडी से सुनो, ठीक है? तो जब जैसे मैं आपको इस समय बोल रहा हूँ, तो एक तो है कि आप उसको माइंड से सुनो, माइंड से सुनोगे तो प्रॉब्लम ये है कि आधा तो माइंड आपका उसको उसमें डाल देगा कि ये सही बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, बराबर नॉलेज इसको है कि नहीं, ठीक है? मैं बोर हो रही हूँ या बोर हो रहा हूँ, ठीक है? लेकिन एकार्ट बोलते हैं कि आप अपना पूरा नॉलेज, पूरा जो लिसनिंग है, किसी से भी आप किसी की भी बात सुनते हो, तो अपना ध्यान अपना बॉडी में भी रखते जाओ, ठीक है? तो दैट टेक्स अवे द अटेंशन फ्रॉम थिंकिंग, क्रिएट्स अ स्टिल स्पेस where which enables you to truly listen. You are giving the other person space to be, ठीक है? आप जब ऐसा सुनते हो ना, तो आप दूसरे पर्सन को एक स्पेस दे, कई बार क्या होता है, आप इस तरह से बात सुनो तो सामने वाले की हीलिंग अपने आप होने लगती है, क्योंकि आपने उसको वो स्पेस दिया, बिकॉज़ किसी ने लाइफ में उसको वो स्पेस नहीं दिया बोलने के लिए, ठीक है? मैं अपनी प्रॉब्लम है, मैं 5 लोगों के पास गया, 5 लोग अपने माइंड में कुछ और ही सोच रहे थे। मैं तो अपनी प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, कोई कुछ और सोच रहा है, कोई बोल रहा है मुझे ये वेकेशन पे जाना है, कोई बोलता है मेरा ये काम करना है। आप एक मुझे पर्सन मिले हो, जो आप मेरे सामने, आप मेरी बात सुन रहे हो। आप बेसिकली सुन के कुछ करने वाले नहीं हो, बट आप मुझे एक स्पेस दे रहे हो सो दैट आई गेट दैट स्पेस टू बी मी इन दैट टाइम, एंड दैट इज़ द स्कोप फॉर डूइंग द हीलिंग। तो अगर आप काउंसलर हो या कोई भी, काउंसलर की ज़रूरत नहीं, कोई भी आप किसी को सुनते हो, तो देखो, कोई आपको प्रॉब्लम बोल रहा है, तो आप अपने अंदर रहो, ठीक है? एक तो पहले उस माइंड में रहोगे, तो कई बार एक प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि आप उसके प्रॉब्लम में घुस जाओ, ठीक है? तो आप उसका क्या करते हो, फिर आप उसका इमोशनल पेन अपने पे ले लेते हो। तो बाय द टाइम वो कॉल खत्म हुआ, तो आप भी डिप्रेस्ड हो जाते हो। तो वो नहीं, आपको प्रेज़ेंट रहना है, उसमें क्या होगा, आप हाई फ्रीक्वेंसी में आ गए, आप उसकी नेगेटिविटी भी नहीं ले रहे हो। एट द सेम टाइम आप उसको बोलने के लिए स्पेस दे रहे हो, तो वहाँ उसकी भी हीलिंग हो रही है, ठीक है? अ एकार्ट बोलते हैं, हमारी ज़्यादातर ह्यूमन रिलेशनशिप्स में माइंड्स इंटरैक्ट करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट नहीं करते, ठीक है? नो रिलेशनशिप कैन थ्राइव इन दैट वे, ठीक है? एंड दैट इज़ वेयर व्हाई देयर इज़ सो मच कॉन्फ्लिक्ट। रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? बिकॉज़ माइंड के लेवल पे इंटरैक्ट करते हैं। इसमें कैसा कि एक
पार्टनर हो सकता है वो थोड़ा स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है, उसको रहने दो माइंड के लेवल पे इंटरैक्ट, बट एटलीस्ट यू आर स्पिरिचुअली अवेकन, सो यू कैन गिव हिम दैट स्पेस टू बी, टू शेयर whatever that person wants to share. When the mind is running your life, conflict, strife and problems are inevitable. Being in touch with your inner body creates a clear space of no mind within which the relationship can flower. तो कोई भी रिलेशनशिप अगर है, तो जितना आप इनर बॉडी के टच में रहोगे, आपकी रिलेशनशिप्स भी इंप्रूव होगी। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 6। थैंक्स, सॉरी मैं थोड़ा लंबा खींच गया ये। ये चैप्टर 6 था। आई होप यू एंजॉयड। किसी को कोई क्वेरीज, कोई रिफ्लेक्शंस हो तो प्लीज रेज हैंड करें। हम लोग कल जो परसों हम लोग करेंगे वो नेक्स्ट है पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड, 7th चैप्टर, तो हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।